रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरैक्टिव रखते हैं ये सेशन। सो जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसका चैट बॉक्स के मार्फत आप आंसर कीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबिनार में आपको नहीं समझ मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ आप तक कितनी पहुंच रही है मुझे नहीं पता। सो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये पूरे वेबिनार में मैं आपको ये नहीं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्रैश कभी होगा, कितने परसेंट का होगा, ये वेबिनार का हेतु नहीं है। सो पॉइंट ये है, ये वेबिनार का जब भी मार्केट बुल रन में होता है, जैसे लास्ट 1.5 ईयर में जो बुल रन आई है, जब भी बुल रन होता है आपको प्रिपेयर रहना है, मार्केट कभी भी गिर सकता है इसके लिए। जब भी मार्केट बेयर रन में मतलब नीचे चलता है या साइडवेज चलता है, तभी आपको प्रिपेयर रहना है कि मार्केट एक बुल रन दे या फिर मार्केट ऊपर जाए। ऐसे अगर आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करोगे तो आप शायद मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हो और आपके फाइनेंशियल नीड्स पूरे हो सकते हैं। सो आज के वेबिनार में क्या सीखेंगे, सबसे पहले करंट इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। सो लोग मुझे पूछते हैं निफ्टी 18,500 है तो अभी कितना जाएगा, 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा या 15,000 जाएगा। सो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा डेली ट्रैकिंग, निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स के डेली ट्रैकिंग, इकोनॉमिक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी इकोनॉमिक्स ये शब्द आते ही लोगों को टेंशन होने लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजी वे में आप जब भी इकोनॉमिक्स समझोगे तो ही आप मार्केट में पैसे बना सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी हो सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब मालिक है, मार्केट मतलब कुत्ता है। जिधर मालिक जाएगा उधर कुत्ता फॉलो करेगा। कभी कुत्ता आगे जा सकता है, पीछे रह सकता है, लेकिन जाना तो उधर ही है जिधर मालिक लेके जाएगा। सो इकोनॉमिक्स कंट्री का जहां पे लेके जा रहा है, इकोनॉमी जहां पे लेके जा रही है, वहां पे ही मार्केट को आना पड़ेगा। उसके बाद 3 सिग्नल्स में आपको बताऊंगा जो ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या 36 मंथ्स में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। ऐसे मैं 3 सिग्नल्स आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में अल्ट्रा हैप्पी रिच बनना है तो उसके लिए क्या 5 बेसिक चीजें करनी चाहिए जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो 5 चीजें किए बिना अगर आप कोई भी चीजें करने जाओगे तो शायद उतना आपका नेक्स्ट 10 इयर्स फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये मेरा ही है पोर्टफोलियो, इसका शेयर्स का पोर्टफोलियो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब बेस्ट स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू मी। आप देख सकते हो 222% के रिटर्न्स है। आपको आपको भी ऐसे ही रिटर्न्स होंगे लास्ट 1.5 साल में, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा काइंड है हम सबके ऊपर। ये म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट है, 37% के रिटर्न्स। अगर आने वाले टाइम में मेरे वेबिनार्स आप सुनते हो या मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनते हो तो आपको ऐसे रिटर्न्स कैसे पाना है उसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ सिंस अप्रैल 2017 से। 2002 से डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो 2-3 मार्केट साइकिल्स मैंने देखे हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं मार्केट साइकिल से, वो भी देखा है। सो टोटल 435 प्लस क्लाइंट्स है मेरे ऑल अक्रॉस इंडिया। वन सेक। यस, सॉरी। सो ऑल अक्रॉस इंडिया मेरे 435 प्लस क्लाइंट्स हैं, उनके 10 करोड़ के असेट्स में मैनेज करता हूँ। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। और मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी में करंटली 157 मेंबर्स है। उसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं हैप्पी रिच ये वर्ड का काफी इस्तेमाल कर चुका हूँ लास्ट 10 मिनट्स में। सो हैप्पी रिच का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू मी? आप आपको लाइफ में फाइनेंशियली रिच नहीं बल्कि आपको हैप्पी रिच बनने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है अराउंड 21%, अगर वो कम हो जाए तो आपको सफोकेट होना चालू हो जाएगा। जैसे लोग अपने माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कैरी करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमतरता होती है जैसे ही आप अर्थ से ऊपर चले जाओ तो। एग्जैक्टली वैसे पैसे का मूल्य आपके लाइफ में है। अगर आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको मर्सिडीज बाय करनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको नेटिव प्लेस में बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, 15 इयर्स डाउन द लाइन आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो
तो आपका लाइफ फाइनेंशियली सफोकेट होगा। सो आपको हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए कि मैं मेरे लाइफ के फाइनेंशियल माइलस्टोन्स कैसे अचीव करूं विदाउट एनी हैरेसमेंट, और हैप्पी रिच कैसे बनूं, रादर दैन मुझे ये स्टॉक इतने परसेंट देगा, ये मल्टी बैगर स्टॉक है कि नहीं, ये म्यूचुअल फंड स्कीम इतनी रिटर्न देती है, ऐसे सब सोच आपको कहीं पर भी नहीं लेके जा सकती। हैप्पी रिच बनने की सोच आपको रखना चाहिए। सो हैप्पी रिच बनने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप है आपको डेट फ्री होना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भी टाइप का पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कोई भी टाइप का लोन है, आपकी थॉट प्रोसेस आपको हैप्पी रिच बनने नहीं देगी, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहेगी नेक्स्ट महीने का ईएमआई कैसे भरना है, कर्जे में से बाहर कैसे निकलना है। आपकी सोच ये नहीं रहेगी कि आपका लाइफ आपको फुलफिलिंग कैसे बनाना है। सो इसके लिए डेट से आपको दूर रहना है। इसके ऊपर मेरे वेबिनार्स होते हैं। ये ऐसे बात करने के बाद मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर हमें मुंबई में या मेट्रो सिटी में घर लेना है तो हमें लोन लेना ही पड़ता है। सो ये ऐसी अगर आपकी सोच है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज पता नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बिल्कुल पॉसिबल है मुंबई जैसे सिटी में विदाउट होम लोन घर लेना। सेकंड स्टेप होती है माय हैप्पी रिच बनने की, क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। अगर आप एवरी मॉर्निंग उठ के 9 बजे काम पे जाते हो, 6 बजे तक काम करते हो, 30 दिन काम करने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आती है या पैसे आते हैं, उसके ऊपर अगर आपके नेक्स्ट महीने के खर्चे डिपेंडेंट है तो शायद आपका लाइफ हैप्पी रिच कभी भी नहीं बन सकता है। सो आपके मंथली खर्चे आपके पैसिव इनकम से आने चाहिए, विदाउट काम करे हुए आने चाहिए। कैसे होते हैं उसके बारे में भी मेरे वेबिनार्स है। थर्ड स्टेप है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, हमेशा आपको आपकी जो वेल्थ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये थॉट आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। लोग सोचते हैं मुझे ये स्टॉक इतना रिटर्न देगा, ये म्यूचुअल फंड स्कीम इतना रिटर्न देगा, ये रियल एस्टेट इतना रिटर्न देगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। आपको सबसे पहले थॉट रखनी है कैसे प्रोटेक्ट की जाए आपकी वेल्थ। इस दुनिया के रिचेस्ट लोग ये कंजर्वेटिव रहे हैं हमेशा। ये हमारे समाज ने एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया है कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट कर लो। पॉइंट है रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब समझना, कोरिलेशन समझना, जो रिच लोगों को समझ में आता है, और शायद हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में है तो हमें वो समझ में नहीं आता है। सो प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ ये इंपॉर्टेंट है, आज का वेबिनार उसके ऊपर ही है। करंटली निफ्टी है 18,114, एक बहुत बड़ी बुल रन आई है। आप देख सकते हो ये माउस पॉइंटर अराउंड 75 डेज में 40% मार्केट ड्रॉप हुआ था ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। उसके बाद ये जर्नी हुआ है निफ्टी का, वन वे डायरेक्शन में हुआ है विदाउट एनी करेक्शन। मतलब स्लाइड 3-4% का करेक्शन आया है, लेकिन उसमें उसको कोई करेक्शन बोल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा ये बुल रन बना है जो जबरदस्त, अराउंड 135% का। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मार्केट क्यों ऊपर जाता है, व्हाई मार्केट गोज अप, चैट बॉक्स में डालिए। क्या रीजन होता है जिससे मार्केट ऊपर जाता है, आपका रीजन चैट बॉक्स में डालिए। टोटल 30 लोग हैं, सो सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स के मार्फत, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना मुझे मजा आएगा और मुझे समझेगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। एक्सेस मनी इज देयर, ऐसा कहा है महेंद्र खंडेलवाल जी ने। अजीत जी ने कहा है प्रॉफिट, डिमांड एंड सप्लाई सुमित जी ने कहा है, साई श्री जी ने कहा है ग्रीड, शांताराम जी ने कहा है लिक्विडिटी। ग्रेट। और कुछ आंसर सबको रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। सो बेसिक रीजन है, रामकृष्ण जी ने कहा है डिमांड। व्हाई मार्केट गोज अप, उसके दो ही रीजन होते हैं, सिंपल। सबसे पहले लिक्विडिटी, जैसे महेंद्र जी ने कहा एक्सेस लिक्विडिटी, और दूसरी है प्रॉफिट, जैसे अजीत जी ने कहा। जब भी लिक्विडिटी होगी मार्केट में पैसा होगा और कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, सो पैसा प्रॉफिट को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। सो हम देखते हैं ये जो 135% का रैली हुआ है निफ्टी में फ्रॉम 23 मार्च 2020, क्या इसमें ये दो फैक्टर है कि नहीं है? इसमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा, मार्केट बुल रन में नहीं जा सकता है, साइडवेज रह सकता है, करेक्शन आ सकता है।
इसमें से दोनों चीजें नहीं रहेंगी, मार्केट बेयर रन में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। सो देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला हुआ है बड़ा। सो पढ़ा हूँ मैं मराठी मीडियम में, सो ये नंबर इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो मुझे नहीं पता। सो चैट बॉक्स में डालिए ये, अगर आपको नंबर अगर टाइप करने को आता है वर्ड्स में तो जरा चैट बॉक्स में डालिए, ये नंबर कितना है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ये जो नंबर डाला है मैंने वो कितना है, कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता होगा तो चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। अगर नहीं आपको पता तो नो डाल दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। 2 ट्रिलियन ऐसा सुमेश जी ने कहा है, साई श्री जी ने कहा है नो। सो ये जो नंबर है जो आपने किया वही मैंने किया, गूगल कर दिया सीधा। तो ये 2 ट्रिलियन नहीं है, ये 28 ट्रिलियन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिया जैसे 140 बिलियन की कंट्री में इंडिया का जीडीपी है अराउंड 2.8 ट्रिलियन, मतलब इंडिया में सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बिजनेस होता है, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है। उससे 10 टाइम्स ज्यादा पैसा, 28 ट्रिलियन डॉलर छापे गए हैं लास्ट 19 मंथ्स में, इतने ज्यादा डॉलर्स प्रिंट हुए। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या था, लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी जबरदस्त है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि मनी प्रिंटिंग हुआ है बाय सेंट्रल बैंक्स, बाय फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान जो जापान की सेंट्रल बैंक है, बैंक इंग्लैंड की जो यूरोपियन यूनियन की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने मिलके इतना ज्यादा पैसा प्रिंट किया है। अभी मैं सबको समझने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा हूँ। सो आप में से कोई इकोनॉमिक्स जानता है तो मुझे शब्दों में मत पकड़िए, सबको समझने के लिए इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक थोड़ी सी स्टोरी में बताना चाहता हूँ, ये 28 ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, जो वर्ल्ड का 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। उसकी सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है वो फॉर्म हुई 1914 में। 1914 से लेके 2008 तक, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक, मतलब 95 इयर्स में उन्होंने छापे सिर्फ 5 to 6 बिलियन डॉलर। 95 इयर्स में 5 to 6 बिलियन डॉलर्स की मनी प्रिंटिंग हुई। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए उन्होंने मनी प्रिंटिंग की बहुत एक्सेसिवली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 7 बिलियन 2.4 ट्रिलियन हो गई उनकी बैलेंस शीट। उसके बाद कंटिन्यूअसली लास्ट 13 सालों में डॉलर प्रिंटिंग हो रही है, और आप देख सकते हो कोरोना क्राइसिस में ये कितनी ज्यादा मनी प्रिंटिंग बढ़ गई है बाय यूएस फेडरल रिजर्व्स। और दिसंबर 2022 तक ये नंबर जाने वाला है 29 ट्रिलियन, जो कि इंडियन इकोनॉमी से 10 टाइम्स ज्यादा पैसा, जो कि ह्यूमंगस पैसा होता है इंटरनेशनल मार्केट में। सो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा लिक्विडिटी, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए। इसका परिणाम क्या होता है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना प्राइस कम होगी। सो एग्जैक्टली वैसे ही डॉलर का सप्लाई ज्यादा होने की वजह से डॉलर इंडेक्स होता है, रूपी के साथ कंपेयर मत कीजिए, डॉलर इंडेक्स होता है, वो डेप्रिशिएट हुआ है, कम हुआ है लास्ट 19 मंथ्स में। इसका और परिणाम क्या होता है, तो आप देख सकते हो ब्लू कलर की लाइन है डॉलर इंडेक्स, और ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है इमर्जिंग मार्केट। तो आप हमेशा देखिए जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, डॉलर नीचे गिरेगा, इमर्जिंग मार्केट में रैली बनेगी। सो वैसे ही हुआ है इंडिया में। इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, जितना ज्यादा डॉलर्स वर्ल्ड मार्केट में रहेंगे उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज गॉन डाउन। मतलब मुझे धंधा करने के लिए पहले 12% पे पैसा उठाना पड़ता था, आज मैं 6% पे उठा रहा हूँ, तो 6% मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से बच रहा है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कम हो जाती है जब भी डॉलर ज्यादा होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज, जैसे मैंने आपको कहा लॉकडाउन से पहले शायद मैं 12% पे धंधा कर रहा था, अभी 6% पे कर रहा हूँ। सो मेरा जो पैसा लगा हुआ है धंधे में उसमें से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे।
एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसेस गो अप। अभी ये नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फैक्टर था लिक्विडिटी, मार्केट बुल रन में जाने का जो हमने देखा। अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है वो हम देखते हैं। इसके लिए मैंने डेटा पॉइंट निकाला है लास्ट साल के, मतलब 2020 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट्स, इंडिया के लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट्स। सो आप देख सकते हो लास्ट ईयर 2020 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसके पहले वाले क्वार्टर से, मतलब लॉकडाउन से जो जस्ट, आप याद कीजिए, लॉकडाउन से जस्ट जस्ट निकली थी इंडियन इकोनॉमी, वो टाइम के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर के सेल्स, तो 10% की सेल्स ग्रोथ थी। लेकिन 2019 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 2020 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के सेल्स को कंपेयर करें, सिर्फ 2% की ग्रोथ थी। सो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये 2% ग्रोथ कुछ भी नहीं होती है, लेकिन क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी थी क्योंकि लॉकडाउन से जस्ट इकोनॉमी बाहर निकल रहा था, सो ग्रोथ आ रही थी। लेकिन लास्ट वाला कॉलम देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, 10% सेल्स ग्रोथ पे 16% की प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन ईयरली जो ग्रोथ हुई थी कंपनियों की 2019 और 20 का कंपैरिजन 2% हुई थी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 60% से बड़ी थी। इसका प्योरली रीजन है लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, इजी पैसा अवेलेबल है। आपने देखा होगा जोमेटो जैसी लॉस मेकिंग कंपनी में कितना ज्यादा फंडिंग हुआ है। आने दिवाली से पहले 3-4 फिनटेक आईपीओ आने वाले हैं, पेटीएम और फिनोपेटेक वगैरह। लॉस मेकिंग कंपनियों में कैसे फंडिंग होगी देखिए। इसका रीजन है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, इसका रीजन है लिक्विडिटी ह्यूमंगस है। सो इसका परिणाम मार्केट के ऊपर कैसे होता है, तो मैंने आपको एक डेटा दिया है। अप्रैल, मई, जून स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन याद कीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड लॉकडाउन से थोड़ी सी इकोनॉमी बाहर आई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इकोनॉमी बाहर आई लॉकडाउन से लास्ट ईयर, एक भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं था। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। अप्रैल, मई, जून सेकंड लॉकडाउन, डेली केसेस 4.5 लाख हुए एवरी क्वार्टर में। लास्ट कॉलम देखिए, इंडिया में ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? सो ये है जो यूएस या यूरोप में बैठे हुए पेंशन फंड्स या एफआईआईज है, उन्होंने जिनको इंडिया भारत माता से कोई लगाव नहीं होता है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब होता है, उन्होंने कितना ज्यादा पैसा एवरी क्वार्टर पैसा इंडिया में आया है। हमारी जो कंपैरिजन कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट्स, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, कोरिया, वहां पे कभी पैसा निकला है, कभी आया है, कभी निकला है, कभी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एवरी क्वार्टर में पैसा आया है बाहर से। इसका रीजन क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है इसलिए आ रहा है, लेकिन सिर्फ इंडिया में आ रहा है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके रीजन बहुत सारे हैं जो लास्ट वेबिनार में आपने बताए। इसका परिणाम क्या हुआ? तो 40% ड्रॉप हुआ मार्केट ड्यू टू कोरोना कंसर्न 75 डेज पीरियड में। वहां से एक वन वे रैली बना है। डेलिबरेटली मैंने ये 23 जुलाई, जब भी मैं इसके पहले के पहले मैंने ये सेम वेबिनार किया था, सेम एग्जैक्ट सेम वेबिनार, तभी निफ्टी था 15,856। हम वही बात कर रहे थे, एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैंने वेबिनार लिया ये 13 सितंबर को, अराउंड 16,500 का निफ्टी हुआ। वो टाइम पे भी हम बात कर रहे थे एक्सपेंसिव है। आज है 18,100 निफ्टी, आज भी हम शायद बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है एक्सपेंसिव है। इसका रीजन दो है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा कब तक चलने वाला है? आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा चैट बॉक्स में डालिए, अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो इसके सिंपल दो आंसर है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, बुल रन क्यों आता है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्लीज एक्सप्लेन प्रॉफिटेबल एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पैसा, कितना मार्केट में पैसा है इंटरनेशनल मार्केट में।
करेंसी कितना है, सिंपल क्रूड लैंग्वेज में। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपनियां कितना प्रॉफिट करती है, अगर ज्यादा प्रॉफिट करेगी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अगर कम प्रॉफिट करेंगी स्टॉक प्राइस गिरेगा। सिंपल एकदम कोरिलेशन है। तो ये दोनों चीजें हैं करंटली, इसलिए इंडियन मार्केट बुल रन में जा रहा है, ये मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा कब तक चलने वाला है? सो इसका रीजन आंसर भी वही है, जब तक लिक्विडिटी रहेगी मार्केट बुल रन में रहेगा, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी तब तक मार्केट बुल रन में रहेगा। सो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, करंट लेवल में मुझे ऐसे लगता है आने वाले 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 36 मंथ्स में कभी आएगा मुझे नहीं पता। मतलब करेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कभी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा ऐसे मुझे लगता है। उसके मैं 3 सिग्नल्स आपको बताता हूँ। तो एक टेपर टैंट्रम नाम का एक शब्द है। सो आप में से कितने लोगों ने ये सुना है टेपर टैंट्रम? अगर नहीं सुना होगा तो आने वाले 6 महीने 1 साल में आप सीएनबीसी, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब आप देखते हो, यूट्यूब चैनल्स, ये सब आप देखते हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ये शब्द आप बहुत सुनने वाले हो, टेपर टैंट्रम। इसका सिंपल मतलब ऐसा है, फेडरल रिजर्व जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, जो करेंसी छापने का उनका स्पीड है वो कम कर देती है, या फिर जो ऑलरेडी लिक्विडिटी या पैसे मार्केट में है, डॉलर्स मार्केट में, उसको अंदर खींच लेती है, मतलब निकाल लेती है मार्केट से, उसे कहते हैं टेपर टैंट्रम। सो ऐसा पास्ट में कब हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वेबिनार के स्टार्ट में आपको कहा, 2008 के बाद मनी प्रिंटिंग जो हुआ है, डॉलर प्रिंटिंग बहुत एक्सेसिवली हुआ है। सो आप देख सकते हो ब्लैक कलर की लाइन, मनी प्रिंटिंग हुआ फर्स्ट टाइम दिसंबर 2000 में, टेपरिंग हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रीन कलर की लाइन है, इमर्जिंग मार्केट गिर गए सॉलिड, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में 60% के नीचे गिर गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेपरिंग मतलब पैसा खींचना चालू हुआ मार्केट में से फेडरल रिजर्व। सेकेंड टाइम टेपरिंग हुआ, आप देख सकते हो जून 2011 में, इमर्जिंग मार्केट गिर गए 27% से। उसके बाद थर्ड टाइम टेपरिंग हुआ अक्टूबर 2014 में, इमर्जिंग मार्केट 31% डाउन। फोर्थ टाइम टेपरिंग चालू हुआ है अगस्त 2021 में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फेडरल रिजर्व ने सिर्फ इच्छा व्यक्त की है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है टेपरिंग, लेकिन इमर्जिंग मार्केट गिरना चालू हो गए। इंडियन मार्केट को ही कंपेयर मत कीजिए, इमर्जिंग मार्केट बहुत सारे आते हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह सब आते हैं। तो इमर्जिंग का मार्केट गिरना चालू हुए हैं फोर्थ टेपरिंग से। तो इसका इंडिया के ऊपर भी परिणाम आ सकता है एक्चुअली, अगर यूएस ने डॉलर्स कम करना चालू किया तो। सिग्नल नंबर 2, निफ्टी जगरनॉट। आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूँ। ये जो स्लाइड है ना, आदिनाथ जी ने यहाँ पे कहा है, आई गेस एनी कंट्री कैन नॉट प्रिंट मनी ब्लाइंडली, एनी कंट्री कैन प्रिंट एनी काइंड ऑफ मनी ब्लाइंडली। उसके परिणाम होते हैं वो अलग है, लेकिन अगर आपको पता है तो 1970 के बाद जो गोल्ड के साथ उसका पेगिंग होता था करेंसी का, वो अभी है नहीं। सो कितना भी पैसा छाप सकते हो, जितना चाहे पैसा छाप सकते हो, लेकिन उसका जो निगेटिव परिणाम है उसके लिए भी तैयार रहना है वो कंट्री को। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना भी मनी प्रिंटिंग हो सकता है। इंडिया मनी प्रिंटिंग नहीं कर सकती है, सिंपल लैंग्वेज में इंडियन इकोनॉमी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मनी प्रिंटिंग करने की। यहाँ पे अगर मनी प्रिंटिंग होगा तो केओस हो जाएगा, मतलब अफगानिस्तान लाइक सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे। सो इंडिया नहीं कर सकती है, यूएस कर सकती है, जापान कर सकती है, उनके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सो हम सेकेंड सिग्नल पे आ रहे थे, निफ्टी जगरनॉट। सो ये आप ड्रॉडाउन इसको बोलते हैं, ड्रॉडाउन। सो ड्रॉडाउन क्या है? सो 1980 से लेके 2021 में एक कैलेंडर ईयर में सेंसेक्स का टॉप और बॉटम में कितना परसेंट का डिफरेंस था, ये बार चार्ट्स आपको दिखा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल 1980 में टॉप और बॉटम में 10% का डिफरेंस था, 1981 में 12% का, 1982 में 19%, वन कैलेंडर ईयर में। सो पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, करेक्शंस आर नॉर्मल। एवरी ईयर आप 10% का करेक्शन देखोगे, एवरी 2-3 ईयर आप 15-20% का करेक्शन देखोगे, एवरी 7-8 ईयर्स में आप 20-25-30, 35-40% का करेक्शन देखोगे। सो एवरी, आप देखो और एक ऑब्जर्व कीजिए, जब भी करेक्शन नहीं होता है
उसके बाद वाले ईयर में बहुत बड़ा करेक्शन होता है। सो 2020 में -38 का परसेंट करेक्शन हुआ, उसके बाद 2021 में सिर्फ -8% का करेक्शन हुआ है टॉप और बॉटम में। सो शायद आने वाले टाइम में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। आपको डरना है नहीं डरना है वो बात अलग है, लेकिन करेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। उसके जब भी बुल रन में मार्केट होता है आपको प्रिपेयर रहना है। जब भी मार्केट डाउनवर्ड जर्नी होता है आपको अपवर्ड जर्नी के लिए प्रिपेयर रहना है। ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो वन वे रैली हुई है जिसमें करेक्शन नहीं आया है। सो मुझे ऐसे लगता है कभी 6 मंथ 12 मंथ 36 मंथ कभी भी करेक्शन आ सकता है। सिग्नल नंबर 3, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जिनको यूएस में इन्वेस्ट करना है, यूएस में बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं नैस्डैक में, नैस्डैक इंडेक्स फंड में, उनके लिए ये स्लाइड देखिए। ये ग्राफ जो है ना, ये डाइवर्जेंस बिटवीन नैस्डैक मतलब जो आईटी कंपनियां है उनका और गोल्ड माइनिंग कंपनी, उनका जो डाइवर्जेंस होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है। सो जब भी ये बॉटम में होता है, मतलब ये डिफरेंस मैक्सिमम होता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है। सो ऐसा कभी हुआ है, आईटी बबल जब भी बर्स्ट हुआ था 2000 के ईयर में, ऐसा वापस कभी हुआ है, चाइना क्राइसिस के टाइम पे हुआ है, उसके बाद कभी हुआ है 2018 में हुआ है। करंटली ये जो डाइवर्जेंस है ये बॉटम पे है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है यूएस मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। और यूएस मार्केट में करेक्शन आएगा तो वहां पे अगर नीडल भी गिरती है, यहाँ के मार्केट्स गिरना चालू होते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या पॉइंटर्स आपको देखने हैं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4 पॉइंटर्स देखिए हमेशा, बाकी सीएनबीसी देखने की कोई जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मनी कंट्रोल देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में अच्छा फाइनेंशियल अबंडेंस बनाना है तो ये 4 पॉइंटर्स हमेशा ट्रैक कीजिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस कितने हैं? अगर ये सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टाइम $75 पर बैरल से ज्यादा रहते हैं, इंडियन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी। सो हमारे दो क्राइटेरिया क्या है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर क्रूड ऑयल $75 से ऊपर रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, मार्केट गिरेगा या साइडवेज रहेगा। थर्ड पॉइंट, डॉलर रिमेन्स वीक अगेंस्ट मेजर करंट। डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करते रहो हमेशा। गूगल पे जाओ, डॉलर इंडेक्स डालो, चार्ट दिखेगा, उसको ट्रैक करो। डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड जर्नी करना चाहिए, इंडियन मार्केट अपवर्ड जर्नी करेगा। डॉलर इंडेक्स ने जब भी अपवर्ड जर्नी करना स्टार्ट किया, इंडियन मार्केट गिरना चालू करेंगे, गिरना या फिर साइडवेज रहना। फोर्थ पॉइंट, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑफ यूएस, ये आप देखिए करंटली ये 1.69 है, 0.75 तक ये गिर गया था। अगर ये 2% को टच करता है, एवरी मूव अबव 2% इज नेगेटिव फॉर इंडिया, नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। सो ये आपको हमेशा गूगल में ट्रैक करना है। बाकी कोई किसी एक्सपर्ट का सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट टाइमिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, इंक्लूडिंग इस दुनिया के रिचेस्ट लोग। सो ये 4 पॉइंटर्स आपको समझने जरूरी है। सो अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, व्हाट इज द पॉइंट नंबर? पॉइंट नंबर 2 है करंट अकाउंट सरप्लस। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन मैंने 1 साल पहले बनाया था। सो इंडिया कभी भी करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री नहीं होती है। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ऐसा है, हम इंपोर्ट कितना करते हैं, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, उसका डिफरेंस। सो इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री होती है, मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। सो जितना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा, उतना इंडिया में प्रॉब्लम आएगा, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। सो 1 साल पहले हम करंट अकाउंट सरप्लस थे स्लाइड टाइम के लिए, करंटली ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो गए हैं हम वापस। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट होना इतना निगेटिव नहीं है। अगर ये आउट ऑफ हैंड हो गए करंट अकाउंट डेफिसिट, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे 2012-13 में हुए थे, ड्यू टू डॉलर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सो हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ हैंड हो गया था वो टाइम पे, जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी। करंटली ये इतना कंसर्न नहीं है, उसके रीजन है। सो बिगेस्ट ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया है? सो आपको गूगल पे जाके ये वेबिनार के बाद में बफेट इंडिकेटर, ये थोड़ा सा सर्च कीजिए। वॉरेन बफे का एक इंडिकेटर होता है, उसको कहते हैं बफेट इंडिकेटर। सिंपल है,
वो ट्रैक करना है हमेशा आपको। करंटली यूएस का बफेट इंडिकेटर है 208, नीचे देखिए आप 208, 208। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट जब भी ये 74% से नीचे होता है उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यू, सस्ता। 74 से 96 होता है मॉडेस्टली अंडर वैल्यू, फेयरली वैल्यू, modestly overvalued, significantly overvalued. So US market are trading at currently humongously high level. लास्ट 150 साल में इतने ज्यादा हाई लेवल पे यूएस मार्केट कभी भी नहीं थे। सो आपको एक बड़ा करेक्शन दिखेगा अकॉर्डिंग टू मी यूएस मार्केट में। उसका रीजन क्या होगा इस दुनिया में किसी भी आदमी को नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं इस दुनिया का रिचेस्ट आदमी। हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, एक बहुत बड़ा करेक्शन क्लियरली दिख रहा है अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट इंडिकेटर। इंडियन मार्केट कौन से स्टेज पे? मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान से सुनिए, मैंने स्लाइड नहीं बनाई है। जब भी इंडियन मार्केट 80% बफेट इंडिकेटर पे 80% से नीचे होगा, आप बिंदास पैसे डाल दीजिए, लार्ज कैप फंड में डालिए, कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल, मतलब एडवाइस लेके डालिए, लेकिन बिंदास आप डायरेक्टली लमसम पैसे डाल सकते हो जब भी इंडियन मार्केट्स 80% मार्केट कैप टू जीडीपी 80% से कम रहेगा। तब करंटली कितना है 120%, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। आपको लमसम पैसा आज के टाइम पे मार्केट में नहीं डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलग मेथड्स होते हैं कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। एवरी टाइम इज गुड टाइम फॉर बाइंग इन इक्विटी मार्केट्स ऑफ इंडिया। उसके अलग तरीके होते हैं, लमसम जरूर नहीं डालना चाहिए। क्यों मैंने बिगेस्ट यूज किया वर्ड, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। आपको क्या करना है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कभी करते हैं। लास्ट 1.5 साल में 3 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं, डीमैट अकाउंट। लोग घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन्होंने कभी देखा नहीं है मार्केट साइडवेज कैसे होता है, मार्केट करेक्शन कैसे होता है, जब भी करेक्शन आता है विद इन मैटर ऑफ फ्यू डेज आपका सब प्रॉफिट निकल जाता है, उन्होंने देखा नहीं है। मैंने आपको एक यूएस का चार्ट दिखाया है, उनके इंडेक्स का। इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जो रेक्टेंगल आपको छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस, ये बॉक्स में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और इनवेरेबली करेक्शन आता है और सब लोग डूब जाते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर कैश आउट, इन्वेस्टर कैश आउट, और ये इन्वेस्टर कैश आउट होने वाला है। रीजन अलग अलग थे, डॉट कॉम बबल था, रियल एस्टेट एंड इमर्जिंग मार्केट बबल था, रोबो एंड पैसिव इन्वेस्टिंग का करंटली बबल चालू है। लोग पैसिव इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, करेक्शन आएगा कभी ना कभी और सब इन्वेस्टर्स लोग पैसा गवाएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो ये नहीं समझते। आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और करेक्शन नीचे आने के बाद करना चाहिए। इसके मेथड्स होते हैं, पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ। आ सकता है करेक्शन, अभी इसमें से बाहर निकलने के लिए अगर आपको नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत अच्छा अबंडेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, एकदम 5 बेसिक चीजें आपको सबसे पहले करनी चाहिए। कौन से स्टॉक में डालना चाहिए, आपका टेक्निकल नॉलेज, म्यूचुअल फंड स्कीम का नॉलेज, रियल एस्टेट का नॉलेज, उसको थोड़ा सा साइड में रखिए। बेसिक 5 चीजें आप कीजिए। वो बेसिक क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी? चैट बॉक्स में आंसर डालिए प्लीज। आपको क्या लगता है आपके जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी होने वाला है नेक्स्ट 10 इयर्स में, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में डालिए वन सिंगल पॉइंट। लॉस। क्यों लॉस? अजीत जी, क्वेश्चन ये है, क्यों लॉस? सुमित जी ने कहा है क्रैश। सुमित जी, क्रैश ये पार्ट एंड पार्सल है मार्केट का। क्रैश से कभी डरना नहीं है, क्रैश से हैप्पी होना है। अगर क्रैश आता है नेक्स्ट मंथ में, मैं सबसे बड़ा हैप्पीएस्ट आदमी रहूंगा। नो प्रोटेक्शन साइकोलॉजी, टोटल 36 लोग हैं, सो आई होप बेटर रिस्पॉन्स। नवीन जी ने कहा है फ्यूअल प्राइसेस, राज जी ने कहा है पेशेंस एंड साइकोलॉजी। तो मैं एकदम बेसिक, आपके आंसर सही है लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक चीजें करने को बोलने वाला हूँ, शायद आपको वो पता है। अकॉर्डिंग टू मी उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा। सीक्रेट नंबर 1, अगर आपको आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत अच्छा करना है
आपकी हेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसका मैं आपको फाइनेंशियल रीजन बताता हूँ। यूएस का डेटा है बिटवीन 1990 टू 2014। ऐसे सब डेटा यूएस के लिए बहुत इजीली मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते। सो ये ग्रे कलर की लाइन है, दिखा रही है आप कितना पैसा कमाते हो बिटवीन एज ऑफ 25 टू 60। इसके ऊपर कोरिलेशन मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है येलो कलर की लाइन, मतलब आपका एजुकेशन कितना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आज इंडिया जैसे कंट्री में 20 साल पहले ऐसे होता था कि आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा आज कुछ भी नहीं होता है। सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स खाली होती है, मेडिकल कॉलेजेस में खाली होती है और सबको एडमिशन मिलता है। सो एजुकेशन का आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आप कितना पैसा कमाते हो उसके ऊपर। इम्पैक्ट आएगा ब्लू कलर की लाइन, हेल्थ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। और डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, ये भी यूएस का डेटा है। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 22.8, 12.9, 9.4, 7%, 5.6%। ये क्या है? तो ये है नंबर ऑफ लोग जिनको हेल्थ कंसर्न्स है, ठीक है। नीचे है उनका इनकम कितना है, सालाना इनकम कितना है। तो जिनका इनकम $35,000 से कम है यूएस में सालाना, उसमें ऐसे लोगों में 22% लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। $35,000 टू $50,000 में 12.9% लोग हैं, और जिनका इनकम है $1,00,000 से ज्यादा सालाना यूएस में, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम हेल्थ कंसर्न्स होने वाले 5.6% लोग हैं। सो इसको मैं उल्टा देखता हूँ, जितना आपका हेल्थ अच्छा उतना आपका इनकम अच्छा। सो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसे मेरे वन ऑफ द मेंटर्स है, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी इनकी है। सो हेल्थ का महत्व इनके मुंह से ही आप सुनोगे। सिर्फ चैट बॉक्स में डालिए वीडियो स्टार्ट करने के बाद कि आपको आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं, जरा चैट बॉक्स में डालिए। आई एम मधुकर तळवलकर। I am Madhukar Talwalkar. Today I have just completed 87 years of my wonderful life, and I am a very well-known physical culturist in this country. To change oneself, it is never too early and it is never too old. Please take care today. Start. Even if you are young, start today. You are fortunate. Even if you are elder, start today. You are still fortunate. If you are old, you are more wiser and you are still fortunate. Start today. Just give ears to this. What a disgrace it is for a man to grow old without ever seeing the beauty and strength of which his body is capable of. I am so fortunate. I am very much grateful to God, my wife, my family, my entire family, my children, grandchildren, brothers, their families, and my all the friends for always they have showered blessings on me and their best wishes. Today I am at my best of my health. My body never complains about anything. My knees have never troubled me. My lower back has never troubled me. My heart is at its best. But then when I go back, why it's so? My efforts, my guidance from my father, my mother, the food they have given me, the food I eat, the discipline and the life I'm enjoying. And really, if I tell you, today I'm a man of abundance. If you take care about your health, exercise, food, and your mind, sleep, I don't think nothing can happen to you. So take care of exercise. Love your body forever till last. Take care of every centimeter, every point of your body. Your nose, your cheeks, your hair, your thigh, your back, every part of the body. I hope on my 87th birthday, what I have shown you, you have accepted my motivation and inspiration, and I hope you will change your life too.
ग्रेट। सो आपका फीडबैक डालिए चैट बॉक्स में। इसके बाद मुझे कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है तळवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस। 30 इयर्स बैक मुंबई में मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। सो मुंबई में जिम ये कंसेप्ट नहीं था। सिर्फ 2 रुपया या 5 रुपया दे के अखाड़ा टाइप जिम्स होते थे, वहां पे जाके लोग वेट्स उठाते थे। ऐसे कॉन्सेप्ट को एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी बनाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो आई होप आपको एक इंस्पिरेशन मिला होगा कैसे डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ का। सीक्रेट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मी टूडेज टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन। आज ये यही चालू है बाय सोशल मीडिया एंड मीडिया। आपके दिमाग में यही कचरा डाला जा रहा है। शायद आपको ये जो मैं बातें करने वाला हूँ नेक्स्ट 2-3-4 स्लाइड्स में ऑफेंसिव लगे, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स करने वाला हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबली करने वाला हूँ। आप जो पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जो, वो आप नहीं देते हो, फेसबुक डिसाइड करता है। आप कौन से कपड़े पहनते हो आप नहीं डिसाइड करते हो, अमेज़न डिसाइड करता है। कौन सी कार खरीदी करते हो आप नहीं डिसाइड करते हो, गूगल डिसाइड करता है। मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक मैं आपको बुक रेकमेंड करता हूँ, वो आप पढ़िए, डिजिटल मिनिमलिज्म। ये जो जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इन्होंने आपके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल किया है। सो आप अगर ऐसे ही मनी कंट्रोल देख के, सीएनबीसी देख के, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के अगर आप आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो तो मुझे बहुत बुरा लगेगा आपके लिए। आने वाले 10 साल में आपकी कुछ भी वेल्थ नहीं क्रिएट हो सकती। सो आपको आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल 2 एग्जांपल्स देता हूँ कैसे आपके माइंड के ऊपर कंट्रोलिंग किया जाता है। स्लाइटली इमोशनल पैट्रियोटिज्म आपका स्ट्राइक हो सकता है। थोड़े टाइम के लिए आपके इमोशन साइड में रखिए और मैं जो क्या बात कर रहा हूँ वो ध्यान से रखिए। आने वाले 10 साल में बहुत हेल्प करेगा। सो आप में से कितने लोग चाइना को आप इंडिया का दुश्मन मानते हैं? चैट बॉक्स में डालिए यस। अकॉर्डिंग टू मी चाइना ये इंडिया का फ्रेंड है। आप में से कितने लोग चाइना को इंडिया का दुश्मन मानते हैं? चैट बॉक्स में डालिए यस। सुमित जी ने कहा आई डू जिम रेगुलरली। ग्रेट सुमित जी। सुमित जी ने कहा है चाइना इंडिया का दुश्मन है। ऑफ कोर्स व्हाई। मुर्मू जी ने कहा है नो, चाइना वांट्स टू डोमिनेट। तनु जी ने कहा है अकॉर्डिंग टू मी चाइना इंडिया का दुश्मन नहीं है। इसके मैं आपको रीजन दे सकता हूँ। स्लाइड में ये सब साइड में रख दीजिए थोड़ा सा। मेरे हिसाब से जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना अटैक कर देता है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम में होती है, पाकिस्तान बाउंड्री पे अटैक कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। अब ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी में मत जाइए प्लीज, वापस वही कचरा हमारे माइंड में डाला हुआ है। मैं आपको इसका इकोनॉमिक्स का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। सो आप में से कितने लोगों को ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी पता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। ग्लैंड फार्मा नाम की लिस्टेड कंपनी है इंडिया में। ग्लैंड फार्मा इंजेक्टेबल्स एपीआई बनाती है, मतलब इंजेक्शन के मार्फत हमारे बॉडी में जो दवाई जाती है वो बनाने वाली इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की एक लीडर कंपनी है ग्लैंड फार्मा नाम की। सो आप में से कितने लोगों को पता है? सुमित जी ने कहा है नो, मुर्मू जी ने कहा है यस। आई गेस मैं आपके नाम का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। सो ग्लैंड फार्मा नाम की कंपनी का आईपीओ आया लास्ट दिवाली में 10 नवंबर 2020 में। सो इसका मीडिया ने कवरेज क्या दिया? चाइनीज पेरेंटल ग्लैंड फार्मा रिसीव्ड अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम सेबी टू रेज 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ इज अ बिग आईपीओ मनी, बिग आईपीओ, और वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्मा कंपनी।
चाइनीज पैरेंटल ग्लैंड फार्मा। सो जैसे ही आप यहाँ पे सब लोगों ने कहा कि चाइना ये इंडिया का दुश्मन है, तो आपके इमोशंस, पैट्रियोटिज्म स्ट्राइक हो गया कि चाइनीज कंपनी को कैसे पैसे मिल सकते हैं इंडिया में से। तो इसका मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये ग्लैंड फार्मा ये कंपनी है, एक इंडियन साइंटिस्ट ने चालू, हैदराबाद बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट ने चालू की थी 1976 में। ये इंडिया की लीडर कंपनी है एपीआई इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में। 2017 में इनको पैसे की जरूरत पड़ी, फॉरेन फंडिंग आया। फॉरेन फंडिंग किसने किया? फोसुन फार्मा नाम की एक फार्मा कंपनी है, चाइना की लीडिंग कंपनी, उन्होंने फंडिंग किया और 72% स्टेक खरीदा ग्लैंड फार्मा में। अभी कुछ कारणवश 4 साल बाद फोसुन फार्मा जो चाइनीज कंपनी है, फार्मा कंपनी, उनको अपना स्टेक बेच के, मतलब थोड़ा सा स्टेक बेच के पैसे की जरूरत थी। सो उन्होंने आईपीओ रूट अपनाया। सो ये कंपनी का आईपीओ आया जिसमें 28%, लास्ट ईयर तक 28% इंडियन होल्डिंग थी। स्टार्ट इंडियन आदमी ने की थी। 72% फोसुन फार्मा का स्टेक था। आफ्टर आईपीओ ये 72% का स्टेक 56% होने वाला था। तो मेरे लिए ये बहुत पैट्रियोटिज्म की और देशभक्ति का काम था कि मैं ग्लैंड फार्मा में पैसे इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे, अगर मैं मानता हूं कि ये चाइना इंडिया का दुश्मन है, तो चाइना से मेरे एक अच्छे कंपनी का, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी का स्टेक मुझे खरीदना है। जैसे कुछ 10-12 साल पहले आपको अगर न्यूज होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई तो इंडियन आदमी ने खरीदी, तो बहुत मीडिया ने उसका ये किया था। सेम वे ग्लैंड फार्मा में इन्वेस्ट करना मेरे लिए देशभक्ति का काम था। तो इसके रिव्यूज आए, जैसे आईपीओ के रिव्यूज आप देखते हो यूट्यूब पे वगैरह सब जगह पे आप देख सकते हो। एक मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, शुड इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू चाइनीज ब्लैक बैक्ड ग्लैंड फार्मा आईपीओ। वापिस इमोशंस को हाथ डाला गया, निगेटिव इमोशंस को। इसका परिणाम क्या हुआ? तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 3 कोटा होते हैं। क्यूआईबी कोटा होता है, रिजर्व होते हैं शेयर्स। क्यूआईबी मतलब म्यूचुअल फंड्स और बाहर की इंस्टीट्यूशंस। एनआईआई मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो रिच होते हैं, और रिटेलर मतलब मेरे जैसे गरीब इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इनके लिए कोटा होता है। तो आप देख सकते हो अभी आईपीओ का तो दौर चल रहा है, कितना ज्यादा टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, आप मुझे निकाल के बताइए। मतलब उंगलियों पे आप गिन सकते हो उतनी कंपनियां हैं जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% होता है। इसमें रिटेलर्स ने और एचएनआई जो इंडिविजुअल कोटा होता है, इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन बाहर के इंस्टीट्यूशंस ने इसमें सब्सक्राइब किया 6 टाइम्स। उसके बाद ये लिस्ट हुआ, 1500 का आईपीओ प्राइस था, 2100 पे लिस्ट हुआ। उसके बाद जो कवरेज आया मीडिया में, आफ्टर स्लो आईपीओ ग्लैंड फार्मा, यहाँ से कन्वीनियंटली चाइनीज बैक ग्लैंड फार्मा ये वर्ड हट गया। ग्लैंड फार्मा फाइंड्स मोर टेकर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अभी ये 1500 रुपए के स्टॉक की एक साल में भाव हो गया है करीब 4000, ऑलमोस्ट 250% रिटर्न्स बने हैं। सो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ब्रेन्स के साथ कैसे खिलवाड़ की जाती है। सो अगर आपको आने वाले 10 साल में बहुत वेल्थ क्रिएट करनी है, आपका फैमिली बीइंग अच्छा बनाना है, मीडिया, सोशल मीडिया से दूर रहिए, आपके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। अभी सेकंड एग्जांपल देता हूँ, जिनको लगता है चाइना ये दुश्मन है उनके लिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एक वेबिनार में से ये मैंने स्लाइड उठाई है। इसका डेटा आप चेक कर सकते हो, परफेक्ट डेटा है। लास्ट, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कोरोना चाइना में से आया है, एटलीस्ट मीडिया ने हमें ऐसा बताया है। मीडिया के ऊपर मुझे 0% भरोसा है, क्योंकि उसमें कितना सच बात होती है और कितना पेड़ होता है, कुछ सब पेड़ होता है मीडिया में, अगर आपको पता है तो। तो चाइना बोरोज एट द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। पॉइंट है, चाइना में से कोरोना आया जिससे बहुत बड़ी मनुष्य हानि हुई। यूरोप, इंडिया में भी हुई, यूरोप में बहुत ज्यादा हुई, यूएस में बहुत ज्यादा हुई। फिर भी चाइना को पैसा दिया गया इन टर्म्स ऑफ लोन बाय यूरोपियन लोगों ने, 4 बिलियन यूरोस का। इसके ऊपर कितने साल के लिए? 5, 10 और 15 साल के लिए।
कितने इंटरेस्ट पे? निगेटिव इंटरेस्ट ऑफ 0.152%। इसका मतलब मैं जाता हूँ बैंक में धंधे के लिए पैसा चाहिए, 12% मुझे बैंक चार्ज करती है। चाइना जो दुनिया का दुश्मन है, उनको यूरोप ने पैसा लेंड किया है 15 साल के लिए, और वो बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपया ले ले और मुझे 99 लाख वापस दे दे 15 साल के बाद। लास्ट लाइन पढ़िए, इन्वेस्टर प्लेस टोटल ऑर्डर्स, मतलब इन्वेस्टर को देने थे 18 बिलियन यूरोस चाइना को, चाइना ने दिया 4 बिलियन यूरोस। सो पॉइंट है, मीडिया, सोशल मीडिया देख के अगर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आप लेते हो, मुझे नहीं लगता है आप हैप्पी रिच लाइफ बना सकते हो। सीक्रेट नंबर 3, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ फ्रॉम टैक्स। लोग क्या कंसर्न होते हैं? रिटर्न्स कितना मिलेंगे, रियल इस्टेट में डालता हूँ इतना रिटर्न मिलेंगे, ये स्टॉक में डालता हूँ उतना रिटर्न मिलेंगे। बेसिक आपकी सोच होनी चाहिए, मेरे इन्वेस्ट करने से पहले उसके ऊपर टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन क्या आने वाला है। तो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन होने की गुंजाइश है, ध्यान से सुनिए। आप में से कितने लोग डिविडेंड ज्यादा है कोई स्टॉक का, इसलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो? चैट बॉक्स में डालिए यस। महेंद्र जी ने कहा यस। जी ने कहा यस, तनुज जी ने कहा है नो, यस। सो क्या आपको पता है, अगर डिविडेंड यील्ड स्टॉक, मतलब हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में, जैसे बीपीसीएल, कोल इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे हाई डिविडेंड यील्ड में स्टॉक में पैसा डालते हो और 1 लाख रुपए का आपको अगर डिविडेंड आता है, तो आपको उसमें 35,000 रुपीज टैक्स भरना पड़ता है। क्या आपको ये पता है? रादर देन डूइंग दिस, क्यों ना आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा डालो। डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ध्यान से सुनिए, ये अलग स्कीम्स होते हैं, उनका नाम ऐसे है, आदित्य बिरला डिविडेंड यील्ड फंड, एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड। सो ऐसे स्कीम्स में अगर पैसा डालोगे, ये जो 35,000 आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो टैक्स का पैसा आपका बचेगा और वो आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होगा। सो रादर देन इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटीज फॉर डिविडेंड्स, आपको ये डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डालना चाहिए। यहाँ पे वापस मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स में डालना चाहिए, डिविडेंड यील्ड प्लान में नहीं डालना चाहिए, डिविडेंड यील्ड स्कीम में डालना चाहिए। सो ऐसी सोच आपकी हर एक चीज में होनी जरूरी है। टैक्स से बचो, क्योंकि टैक्स जितना बचाओगे उतना ही आपका आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग ज्यादा होगा। नहीं आरजी, आपका क्वेश्चन मैं एंड ऑफ द सेशन लेता हूँ, वो आप जो बोल रहे हो उसका और मैं जो बात की उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एंड ऑफ द सेशन। सीक्रेट नंबर 4, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन। महंगाई ये साइलेंट किलर है आपके वेल्थ का, आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ये रिटायरमेंट कैलकुलेटर है मेरा, जो मैंने बनाया है। एक मेरे इन्वेस्टर है, उनका एज है 38, 55 में रिटायर होना है फाइनेंशियली। उनका सालाना खर्चा है 2,83,000 एट द एज ऑफ 38। एट द एज ऑफ 56 अगर सेम लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करनी है, तो राइट हैंड साइड देखिए, येलो कलर फील्ड आपको ट्रैक करने। एट द एज ऑफ 56 सालाना उनको 8,94,000 रुपीज लगेंगे करंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। अगर 70 तक वो जी गए, तो 70 में उनको सालाना खर्चा होगा 23 लाख रुपीज सेम लाइफस्टाइल के लिए। 80 तक जी गए तो 45 लाख रुपीज। सो इमेजिन कीजिए 2 लाख आज उनको लगने वाला है, आज के बाद 32 सालों बाद उनको 45 लाख लगने वाला है। सो ये है इन्फ्लेशन का परिणाम। आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, फिगर्स सही है, ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये अगर 1985 में, लाइट ब्लू कलर, 1985 में 1 करोड़ की एफडी की होती, आज की वैल्यू होती 8 करोड़। बहुत हैप्पी, बहुत अच्छे। वो टाइम पे 16-17% के एफडी इंटरेस्ट रेट होते थे। सो एवरेज रिटर्न्स पकड़ के
8 करोड़ रुपीस आपके बन जाते, मोस्ट ऑफ द लोग हैप्पी हो जाएंगे इससे। लेकिन डॉटेड लाइन देखिए, डॉटेड लाइन ये बता रही है 1 करोड़ रुपए में 1985 में जितनी चीजें आप खरीद सकते थे, उतनी चीजें खरीदने के लिए आज 12 करोड़ रुपए लगते हैं आफ्टर 36 इयर्स। इसका मतलब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है आपका, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया जहां पे इन्फ्लेशन से कम रिटर्न्स मिलते हैं। यही पैसा आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, जिसके बहुत लवर्स है अभी करंटली इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो ग्रे कलर की मतलब सेंसेक्स में आपने, हालांकि वो टाइम पे इंडेक्स फंड नहीं हुआ करते थे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 1 करोड़ डाला होता तो आज उसकी वैल्यू 115 करोड़ होती। अगर आपने हाई प्रॉफिटेबल कंपनियों में डाला होता तो आपकी 1 करोड़ की वेल्थ हो जाती 2000 करोड़। उसको साइड में रख दीजिए। पॉइंट ये है, इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को इरोड करता है साइलेंटली, आपको समझ में नहीं आता है। सो इन्फ्लेशन से बचिए, ऐसे ही चीज में पैसा डालना है जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। यस बैंक में पैसा डाल के क्या आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं लास्ट 3 सालों में? ये क्वेश्चन आप पूछिए खुद को। क्या रियल इस्टेट 1 BHK 2 BHK 3 BHK खरीद के मुंबई पुणे में या कोई भी इंडिया के सिटी में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले हैं आज तक आपको? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के कोई भी कोने में आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK खरीदो या फिर प्लॉट खरीदो और आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ध्यान में रखना है आपको इन्फ्लेशन इन्वेस्ट करने से पहले। और सीक्रेट नंबर 5, प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग योर टाइम। मुझे नहीं पता आपके पास करंटली कितनी वेल्थ है, आपका एजुकेशन कितना है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है नहीं है। एक चीज कॉमन है आप में, मेरे में और सब में, वो है टाइम। जो जितना अच्छा से टाइम ऑप्टिमाइज करेगा उसकी वेल्थ जनरेट होगी आने वाले 10 सालों में। एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब क्या है टाइम ऑप्टिमाइजेशन का मतलब। दो एग्जांपल देखो। अगर आप 2 BHK खरीदते हो मुंबई पुणे में 2 BHK मतलब बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। आप बाकी सिटीज में रहते हो तो अब बड़े घर होते हैं। मुंबई तो में तो बहुत ही छोटे होते हैं, पुणे में उससे थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप 2 BHK खरीदते हो इंटरेस्ट पे पैसा उठा के HDFC बैंक से या ICICI बैंक से, आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 BHK आप अगर 20 साल का लोन लेके अगर खरीदते हो, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ भाई, इसने 2 BHK का फ्लैट खरीदा मुंबई में, 3 BHK का फ्लैट खरीदा मुंबई में। लेकिन 20 सालों में खाली आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर को रिच बना रहे हो। आप रिच दिख रहे हो लेकिन आप रिच नहीं हो। आपने आपके लाइफ के 20 साल वेस्ट कर दिए HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स को रिच बनाने में, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते थे खुद को रिच बनाने में। इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर सेशन है, हाउ टू बाय अ होम विदाउट अ होम लोन, वो आपको अटेंड करना चाहिए। सो इंटरेस्ट भरने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप धंधा करते हो इंटरेस्ट पे पैसा उठा के, वो भी आप बहुत बड़ा आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो धंधे में। धंधा ये विदाउट लोन्स पे होना चाहिए, तो ही उसको। इस दुनिया के रिचेस्ट कंपनियां देखिए, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है उनके ऊपर। इंडिया की रिचेस्ट कंपनियां देखिए, 1 रुपए का कर्जा नहीं। अभी आप डायरेक्ट मुझे रिलायंस का एग्जांपल मत दीजिए, रिलायंस को साइड में रखिए, बाकी सब कंपनियां देखिए। अभी और एक टाइम ऑप्टिमाइजेशन का ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ, कैसे सोच होती है रिच लोगों की, जो आपको सीखनी चाहिए और मुझे भी सीखनी चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है नेस्ले एंड TCS, नेस्ले मतलब मैगी बनाने वाली कंपनी, सो 10 इयर्स डाउन द लाइन नेस्ले एंड TCS ये दो कंपनियां बंद हो जाएगी? आप में से कितने लोगों को लगता है? यस चैट बॉक्स में डालिए यस। लगता है नहीं बंद होगी? चैट बॉक्स में डालिए नो। नेस्ले मतलब मैगी खाना छोड़ देंगे आने वाले 10 साल में? चैट बॉक्स में डालिए यस। TCS हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ दिस इंडिया, बंद हो जाएगी ऐसा लगता है? तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। तो ऑफ कोर्स मतलब फ्यूचर तो किसी ने हालांकि देखा नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हिसाब से नेस्ले एंड TCS तो बंद नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे टाइम ऑप्टिमाइज किया जाता है
और ये सोच मुझे अगर 2008 में होती तो मैंने बहुत पैसे बनाए होते। सो मेरे मेरे मदर का 1 लाख रुपए का बैंक एफडी कर दिया 2008 में, क्योंकि 2008 में अगर आपको पता है तो 6 महीने, 3 या 6 महीने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 ईयर एफडी रेट था 11.75% ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह की वजह से। सो हमारे बाजू में एक ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 1 किलोमीटर बड़ी लाइन थी फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए। इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है, रियल में आपको बात बता रहा हूँ। सो एफडी मैंने बनाई 1 लाख की, एवरी 3 ईयर हम रिन्यू कर रहे हैं। आज इंटरेस्ट है 5% के आसपास। सो 1 लाख जनरेट कर रहा है साल का 5,000 रुपया आज के डेट में। अगर यही पैसा मैंने नेस्ले के स्टॉक में डाला होता, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कल जाके मार्केट खुलेगा तो वो स्टॉक में पैसा मत डालना, नेस्ले और टीसीएस, पॉइंट में कुछ दूसरा बता रहा हूँ। नेस्ले में डालना होता 2008 में 1 लाख रुपए के नेस्ले के शेयर के बदले में मुझे साल में डिविडेंड मिलता था 2,500 रुपए। आज यही 1 लाख रुपए मुझे सालाना जनरेट कर रहे 22,000 रुपए। कैपिटल गेन्स हुए नेस्ले के स्टॉक में, वो साइड में रख दीजिए। सालाना मुझे डिविडेंड कितना आ रहा है? 22,000 रुपया 1 लाख के ऊपर। टीसीएस में डाले होते तो वो टाइम पे मुझे 4,000 रुपए का डिविडेंड आता सालाना, अभी आता है 14,000 रुपए का डिविडेंड। इसको बोलते हैं टाइम ऑप्टिमाइजेशन। सो इसमें मैंने डिविडेंड, स्टॉक प्लेट्स, वो सब बायबैक्स, वो सब पकड़े ही नहीं है मैंने कुछ भी, सिर्फ आपको डिविडेंड में आपको बता रहा हूँ। सो पॉइंट है, हर एक चीज में आपकी सोच होती है चाहिए टाइम ऑप्टिमाइजेशन। रिटर्न्स के पीछे भागोगे कभी रिटर्न्स नहीं जनरेट होंगे। ऐसी सोच रखोगे इन्फ्लेशन प्रूफ, टैक्स, टाइम कैसे बचाना है, तो ये सब चीजें आप सोचोगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। सो आज का सेशन यहाँ पे मेरा कंटेंट खत्म होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यही चीजें सब आपने सीखी वो इम्प्लीमेंट कैसे आप कर सकते हो। लेकिन ये बताने से पहले, अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। ग्रेट, ग्रेट, यस। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर आपको यूजफुल लगा है इतने ज्यादा लोगों को। सो ये जो चीजें सीखी आपने, जो यूजफुल लगी, ये इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मेरा एक वर्कशॉप है, द बिलियनियर प्लेबुक नाम का। बिलियनियर लोग कैसे सोच रखते हैं, सो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। नॉर्मल लोग पूछते हैं रिटर्न्स कितना मिलेंगे, बिलियनियर लोग पूछते हैं वैल्यू कितना है, वैल्यू। प्रॉपर्टी में पैसा डालूंगा, वैल्यू मेरे फेवर में कितना है। यस बैंक में पैसा डालूंगा, वैल्यू कितने हैं वो स्टॉक में। यस बैंक के स्टॉक में 0 वैल्यू है। मेरे से लिख के लीजिए, अगर आपके पास है लिख के लीजिए, मतलब एक्चुअली ऐसा ये मत कीजिए, उसको शब्दों में मत पकड़िए। अगर आपके पास यस बैंक का स्टॉक है, मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलेगा, उसका गणपति बप्पा मोरिया कर दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें। सो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैल्यू को समझिए। रिच लोग वैल्यू को समझते हैं। सेकंड, टैक्सेबिलिटी। आप अगर 1 BHK खरीदते हो, 15 साल बाद बेचने वाले हो, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कितना टैक्सेशन का इम्पैक्ट आएगा, उसका कैलकुलेशन आज आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी सोच है मैं अभी 1 करोड़ में खरीदूंगा, 5 करोड़ में बेचूंगा, 4 करोड़ का फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो टैक्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। और थर्ड चीज है कॉस्ट। दिस इज फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स स्पेशली। जो 15 साल आप रखोगे प्रॉपर्टी, हर महीना आपको उसको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, हर साल टैक्स भरना पड़ेगा, हर 4-5 साल में उसको पेंटिंग निकालना पड़ेगा। सो ये कॉस्ट भी तो पकड़िए, उसका कैलकुलेशन आज होना चाहिए आपके पास। यस बैंक के स्टॉक में आपने पैसा डाला है 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल में मार्केट 135% ऊपर चला गया है, यस बैंक के स्टॉक ने कुछ भी नहीं दिया है। सो वो आपकी कॉस्ट है उसमें। रिलायंस में अगर आपने 2008 में पैसा डाला है, 13 साल में उसने एफडी से कम रिटर्न जनरेट किए हैं। सो आपके पास चॉइस था एफडी में पैसे डालने की, लेकिन आपने रिलायंस में डाला, सो आपका नुकसान हुआ है। ये होती है कॉस्ट गलत स्टॉक होल्ड करने की। सो गलत स्टॉक कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, बेच देना चाहिए।
चौथी चीज है लिक्विडिटी। क्या मैं स्टॉक बेच पाऊंगा? मेरा ही एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, उसने टेनफैक इंडिया नाम की एक कंपनी, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिटेबल कंपनी है, एकदम माइक्रो कैप कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसमें होल्डिंग है आदित्य बिरला ग्रुप की। 411 पे मैंने वो स्टॉक खरीदा है 2 महीने पहले। उसका ऑल टाइम हाई 820 के आसपास है शायद, अभी उसने ऑल टाइम हाई बनाया था लास्ट महीने में। माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप में ना लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब आप मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो, मतलब खरीदनी भी नहीं चाहिए। सो मेरे पास सिर्फ 31 शेयर्स है उसके, मतलब 14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 10,000 का उसके ऊपर फायदा हुआ था 820 का जब स्टॉक था तभी। सो एवरी डे उसको अपर सर्किट लग रहा था, तो मैंने भी छोड़ दिया कि अपर सर्किट लग रहा है तो मैं भी एंजॉय करता हूँ। उसके रिजल्ट्स आए कुछ 10 दिन पहले, एक्सेलेंट रिजल्ट, लेकिन बावजूद इसके एवरीडे उसको लोअर सर्किट लग रहा है आफ्टर रिजल्ट्स, तो मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ। अभी वो स्टॉक की प्राइस हो गई है 589 रुपीज, क्योंकि एवरीडे वो खुलता है, नेक्स्ट सेकंड को उसको लोअर सर्किट लग जाता है, तो मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ। सो मैंने नोशनली तो बहुत प्रॉफिट बनाया, लेकिन क्या मैं बेच पा रहा हूँ? क्या उसमें लिक्विडिटी है? तो नहीं है। सो पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, नोशनल गेन के पीछे मत भागिए। बिटकॉइन 1000 का हो गया 20,000, ये सब नोशनल गेन्स है, जो दिन गिरेगा आप बेच नहीं पाओगे। सो लिक्विडिटी डे 1 पे आपको पता होना चाहिए कि मैं बेच पाऊंगा कि नहीं। सो ये सब चीजें आपको सीखने मिलेंगी 25 मतलब कल, परसों और 27 के वर्कशॉप में। सो आप में से कितने लोग ये द बिलियनियर प्लेबुक नाम का वर्कशॉप, ये कंटेंट है उसका, आप अटेंड करना चाहोगे? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। पेड वर्कशॉप है ये, इसका फीस इतना नॉमिनल है, एक वीकेंड में आप उतना खर्चा कर देते हो, तो एक वीकेंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिर्फ इतना फीस है इसका। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। क्रिप्टो करेंसी में नहीं सिखाता हूँ, जीरो नॉलेज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सुमन जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेट। तो इसका नॉर्मल फीस मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद 8 चीजें भी 8 बोनसेस दूंगा ये फीस के साथ, और एंड ऑफ द सेशन में 15 मिनट की एक विंडो रखूंगा, लिंक दूंगा आपको पेमेंट लिंक, उसमें और भी फीस में आपको डिस्काउंट देने वाला हूँ। सो बने रहिए एंड ऑफ द सेशन तक। 2999 इसकी नॉर्मल फीस है। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी? बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। अगर आपको हैप्पी रिच लाइफ बनाना है विदाउट यू बिकमिंग डेट फ्री, योर लाइफ कांट बी हैप्पी रिच। सो पहले डेट से कैसे आप इमीडिएटली बाहर निकल सकते हो, अगर डेट फ्री हो थ्रू आउट द लाइफ कैसे डेट फ्री रह सकते हो। ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को मैं मिलता हूँ, जस्ट जॉब में है, और मुझे पूछते हैं कि मैं अभी होम लोन खरीद के घर लेने वाला हूँ। अगर ऐसा कोई है ऑडियंस में, इमीडिएटली ये फीस भरिए, लाइफ में बहुत बड़ा आप गलती करने से बचोगे। सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ 8, 9 और 10 नवंबर को। बोनस नंबर 2, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। अगर फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए आपको अर्ली 45-50 में, या फिर पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? एसआईपीज आप करते हो, अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट नहीं हो सकता है। 1 BHK 2 BHK 3 BHK खरीद के ये सोच रखते हो वहां से रेंटल इनकम आएगा, वो बेच दूंगा, फिर वो पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, ये सोच आपकी है। आप अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट नहीं कर सकते हो, एट द एज ऑफ 60 हो जाएगा। अगर आप एफडी में डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एट द एज ऑफ 60 रिटायर कर सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट नहीं पॉसिबल है, पैसिव इनकम नहीं पॉसिबल। सो ये सब चीजें सीखने मिलेंगी 23, 24, 25 नवंबर को। बोनस नंबर 3, द बिलियनियर प्लेबुक, जो कि कल, परसों और वेडनेसडे को होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन। आप अगर सीएनबीसी, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स यूट्यूब चैनल देख के आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक समझिए, इकोनॉमी मालिक है, मार्केट कुत्ता है।
कभी कुत्ता आगे भागेगा, कभी नीचे भागेगा, जाएगा उधर जिधर इकोनॉमी लेके जाएगी। सो इकोनॉमी समझिए, आपको निफ्टी 18,000, 20,000, 22,000, निफ्टी 15,000 ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे बनेंगे। सो हर महीना एक मार्केट आउटलुक सेशन में कंडक्ट करता हूँ, जिसमें करंट मार्केट सिनारियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उससे आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसे 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो फीस है 1 साल के लिए वैलिड है। बोनस नंबर 6, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। क्या आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की जो एफडी है वो आपको देती है 4.5%, 1 साल की एफडी अराउंड 4.5%। एज गुड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी आपको 9% मिल सकते हैं ये मार्केट में, विथ आरबीआई गाइडलाइंस, विथ आरबीआई लाइसेंस। ऐसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ लोगों को पता नहीं है। सो एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज में बहुत सारे नए नए चीजों के बारे में आपको सीखने मिलेगा, बाहर के एक्सपर्ट आके। बोनस नंबर 6, ऐसे 4 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल, जो ये कम्युनिटी है उसका एक ग्रुप है फेसबुक का, उसमें इनसाइडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिलेंगे, म्यूचुअल फंड, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, जो कि एज एंड व्हेन मुझे आते हैं, मिलते हैं अलग अलग सोर्सेस से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आज मैंने मेरे कम्युनिटी के साथ शेयर किया है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्यों आपको इन्वेस्ट नहीं किए करना चाहिए, विद डेटा किया है। सो सब जगह पे आप देखते रहोगे कि इंडेक्स फंड्स का कितना फैड है, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में आपकी वेल्थ नहीं अच्छी जनरेट हो सकती इंडेक्स फंड में इंडिया में इन्वेस्ट करके। यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इसका 1 साल का मेंबरशिप आपको मिलेगा। बोनस नंबर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आप सोचते हो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा सब नहीं होने वाला है। सो नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, और आपकी वेल्थ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर, आपके रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपके रियल एस्टेट ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो आपको इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिसमें इसमें आपको सीखने मिलेंगे। से 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। सो 3 वर्कशॉप, टूल किट्स, कम्युनिटी सर्कल का 1 ईयर का मेंबरशिप, 12 आउटलुक सेशन, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज 4, और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज 12, ऐसे टोटल 26,000 इसकी वर्थ है। 2,999 इसकी मैंने फीस रखी है नॉर्मल। अगर नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप पे करते हो तो और भी ज्यादा इसमें डिस्काउंट मिल सकता है आपको। सो आप में से कितने लोग ये कम्युनिटी का, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का, जिसके ऑलरेडी 157 मेंबर्स है, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, 1 ईयर का मेंबरशिप लेना चाहते हैं? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं आपको रेजर पे और इंस्टामोजो का लिंक दूंगा, कहीं पर भी आप पे करके इसका 1 ईयर का मेंबरशिप ले सकते हो। नेक्स्ट 15 मिनट्स में और भी डिस्काउंट मैं देने वाला हूँ आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए। पहले मुझे बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड है। व्हाट इज द फाइनल प्राइस महेंद्र जी? गिव मी 30 सेकेंड्स टाइम, सबको माइंड बनाने दीजिए कौन इंटरेस्टेड है, फिर मैं आपको फाइनल प्राइस बता। फाइनल प्राइस इतनी है, एक वीकेंड आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपके लाइफ के जो फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंशियल लाइफ को आपको जो डायरेक्शन मिलेगा, उसका वैल्यू आप ये फीस में नहीं काउंट कर सकते हो। ऑनलाइन कम्युनिटी है इसलिए ये फीस कम है। आने वाले 6 महीनों में ये ऑफलाइन जाएगी कम्युनिटी। शायद मैं आपके सिटी में आऊँ, हॉल लूँ, आपको बुलाऊँ, वहाँ वो टाइम पे इसकी फीस 10,000 रुपीज होगी। करंटली ऑनलाइन है इसलिए इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का 1 साल का मेंबरशिप आपको लेना है तो मैंने लिंक डाले हैं रेजर पे। अगर रेजर पे से नहीं होता है तो इंस्टा मोजे पे कीजिए। सिर्फ आपको 1,999 रुपीज पे करने हैं। इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, मुझे नहीं लगता है वो कंटेंट आपको इतने अनबायस्ड वे में मिलेगा। ये कंटेंट पता नहीं मतलब कितना मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट ऑनलाइन। बहुत मेहनत करके बनाया हुआ कंटेंट है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये बनाया हुआ है। सो आई गेस ये मतलब ये वर्थ है, 100% वर्थ है फीस। तो 1,999 में बहुत सस्ता है ये कम्युनिटी का मेंबरशिप। इसका ऑलरेडी 157 मेंबर्स है, कई मेंबर्स तो आज के ऑडियंस में प्रेजेंट है। सो जिनको भी इसका 1 ईयर का मेंबरशिप चाहिए, रेजर पे या इंस्टामोजो पे क्लिक करके पे कर सकते हो। अभी मैं आपको परमिशन देता हूँ 1 सेक, आप
अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, सेशन के बारे में, मार्केट्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे, वन सेक, जिनको मैंने बोला था, हाँ, आरजी, एमएफ में टैक्स 1 लाख के ऊपर लगता है, अर्निंग का म्यूचुअल फंड सही है ना? अर्निंग का 1 लाख के ऊपर नहीं लगता है, 1 लाख कैपिटल गेन के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। फर्स्ट 1 लाख इज एग्जेम्प्टेड, ऐसा है उसका रूल। मतलब आपने अगर बेचा म्यूचुअल फंड, 5 लाख आपका कैपिटल गेन है, तो पहला 1 लाख टैक्स फ्री है, बचा हुए 4 लाख के ऊपर आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन राइट समझा है और राइट आंसर दिया है मैंने। यस, एनी अदर टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड? नो नो नो, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर 1 साल के अंदर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचे तो, और डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। तो वो आप समझ लीजिए आपके एडवाइजर के साथ, वो इजी है एकदम, गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा। यस, हेलो। या सर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 2016 से, तो जो मेरा कॉर्पस है एसेट एलोकेशन से अभी 16% रिटर्न दे पा रहा है। करेक्ट। और लास्ट ईयर से मतलब उसमें क्या कहते हैं, वो रिवैल्यू करते हैं बार बार उसको, एसेट एलोकेशन को चेंज करते हैं, तो कुछ बार हो नहीं पाया था, तो समटाइम्स वो माइनस में भी गया है। तो मतलब मैंने 10 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो बस उसका 12 बना है इन 5 इयर्स में, तो आई थिंक रिटर्न इज वेरी लेस। तो अभी मैंने इसको विड्रॉ कर लिया अभी। नहीं, 16 म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 11 से 12% के ऊपर जो भी रिटर्न्स आपको आएंगे वो आपके लिए बोनस है। सो आपको 11-12% के ही रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। ये जो लास्ट 1.5 साल में आप देख रहे हो, ऐसी रैली 10 साल में एक बार आती है। सो 11-12% आपको रिटर्न से खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन उसको आपको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर मेरी हेल्प चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप पिंग कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है वो। मैंने अभी तो कल उसको विड्रॉ नंबर दिया आपने। हाँ, मैंने कल उसको विड्रॉल में डाल दिया सारे कॉर्पस को ना एक बार, क्योंकि इसमें एसेट एलोकेशन मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं एक बार आपसे बात करके मैं करूंगा। ठीक है, मैंने नंबर डाला है, पिंग कर दीजिए व्हाट्सएप पे आप मुझे। हाँ, मैं सेव कर लेता हूँ इसको अभी ना। यस यस। तो मैं चाहता हूँ आपसे बात करके उसका एसेट एलोकेशन ठीक से कराऊं, ताकि आने वाले 10 सालों में उसको एकदम से मैं 17 to 18% रिटर्न ले पाऊँ। नहीं, 17 to 18% नहीं, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। 11 to 12% से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको दे पाएगा इंडिया में। ये 17-18 आप जो देखते हो ना सब रिटर्न, ये पास्ट के रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स: इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी ऐसा आपको लगता है? मुझे आंसर दीजिए आप, कितनी होगी ऐसा आपको लगता है? जीडीपी ग्रोथ 5%। हाँ, 6-7%, आप 6.5% पकड़िए। लास्ट 30 ईयर्स में 6.5% रही है एवरेज, तो 6.5%। इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में? 7% है ड्यू टू कोरोना। हाँ, ड्यू टू कोरोना, लेकिन 4 से 5% के आसपास रहेगा एवरेज इन्फ्लेशन एज पर आरबीआई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 1-2% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये तीनों का एडिशन कितना है? 12% होता है, तो उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जो 18% आप रिटर्न्स देखते हो म्यूचुअल फंड के पास्ट, वो टाइम पे जीडीपी ग्रोथ 7-8% थी, इन्फ्लेशन 9-10-11% था, अपॉर्चुनिटी का 2-3%, इसलिए 18% के होते थे। सो कोई चांस नहीं है आपको 17-18% का आपको एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। अगर आप रखोगे तो आपको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आने वाले मार्केट में। वॉरेन बफे का वेल्थ 14% से सीएजीआर से ग्रो रहा है, इतने इंटेलिजेंट आदमी का। सो हम तो 11-12% से बहुत ज्यादा हैप्पी होने चाहिए। ओके, एक आपका वेबिनार में था कि इसने एसेट एलोकेशन किया तो दे गेट द रिटर्न ऑफ 18 और 18.53। No, that was just the example, hypothetical example first of all. Second, 1 साल का एग्जाम्पल था। 5 साल के लिए असेट एलोकेशन करके आप 11-12% आराम से पा सकते हो। जो लोग असेट एलोकेशन नहीं किए करेंगे उनको उतना भी नहीं मिलने वाला है नेक्स्ट 5 इयर्स में।
यस ठीक है, मैं आपको पिंग करूंगा सर। या श्योर, थैंक यू। यस महेंद्र जी, पेमेंट डन, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी। मेरे पर्सनल नंबर से आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में लिंक आएंगे फेसबुक ग्रुप पे, वो ऐड हो जाना, प्लस मेरा नंबर सेव कर देना, क्योंकि जो कम्युनिटी के लिए वेबिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उनके लिंक्स में थ्रू ब्रॉडकास्ट लिस्ट भेजता हूँ। सो ब्रॉडकास्ट के मैसेज आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया तो। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे तरफ से आपको पिंग आएगा। सो और आदित्य कुछ? जी, या यस आदित्य जी, मतलब मैं ये बोल रहा था, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड डिविडेंड स्कीम्स के बारे में बताया आपने। यस ठीक है, कि जब भी हमें इन्वेस्ट करना है तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 35% मतलब अभी हम लोगों के हाथ में दे दिया है गवर्नमेंट ने, हमें टैक्स भरना पड़ेगा। करेक्ट जबकि आपने कहा कि इससे अच्छा है आप म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करिए। करेक्ट। ठीक है नहीं, तो उसमें मतलब एसटीसीजी और एलटीसीजी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगता है वही सेम लगेगा, जैसे एलटीसीजी 10% और एसटीसीजी 15% लगता है। ठीक है नहीं, या मतलब इसमें कुछ अलग नियम होते हैं? नहीं, सेम सेम सेम। डिविडेंड यील्ड जो ये है ना म्यूचुअल फंड्स की, सो हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे कंपनी में नहीं करेंगे जिसका सिर्फ डिविडेंड यील्ड हाई है, रैंडमली क्वालिटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। सो ये देखिए, ये मतलब स्क्रीन आप देख सकते हो। हाँ बोलिए। यस हाँ, स्टॉक एप्रिसिएशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब लाइक आपका उसमें वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है और सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है आपको। करेक्ट, ऐसा नहीं होगा उसमें। और आप देखिए हाँ, टीसीएस बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि स्टॉक प्राइस ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली उनके प्रॉफिट का वो बहुत ज्यादा पैसा डिविडेंड दे देते हैं। सो टीसीएस का स्टॉक इसमें आएगा। अगर मार्केट गिरता है तो डिविडेंड यील्ड स्कीम्स कम गिरेंगे। सो मेरे इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ, रादर देन इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप फंड, डिविडेंड यील्ड कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कीजिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप ही होते हैं, लेकिन क्वालिटी लार्ज कैप होते हैं। ओके, तो इसमें आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन तो हमें लेना होगा ना, मतलब अब जैसे आप 2014 में आपने किया था, 2021 से 7 साल में मतलब आपका इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है। ठीक है नहीं, आपका मतलब आज उस समय का जो वैल्यू था कंपेयर टू आज का वैल्यू, प्लस जो रिटर्न्स है, हमें वो रिटर्न्स देखना है ना, तो लेकिन आपको वैल्यू में तो लाना होगा। नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फ्लैट 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। डेट में वो इंडेक्सेशन का इम्पैक्ट आएगा, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ओके, शायद मतलब इक्विटीज में ऐसा होता है, मतलब म्यूचुअल फंड्स का नहीं कह रहा, प्रॉपर आप अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, तब उसमें इंडेक्सेशन आता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इक्विटीज में बिफोर, अगर कोई तो एक ईयर है 2000 के पहले के अगर इक्विटीज है तो शायद इंडेक्सेशन आता है, ऐसा कुछ है। लेकिन इक्विटीज में भी डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10% अभी। ओके 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 यस ओके फाइन, मतलब हाँ, मतलब एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का कॉस्ट तो मतलब लाइक हमें मतलब प्रॉफिट मतलब टैक्स किस में देना चाहिए, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें देना चाहिए। तो प्रॉफिट किस में होता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एकदम सादा भाषा में बात करें तो जो सेलिंग प्राइस था उससे कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमें अगर 2018 में जो कॉस्ट प्राइस था अगर 100 रुपए था, वो आज कॉस्ट प्राइस सपोज 104 रुपए है या सपोज 110 रुपए है, तो हमें वो 10 रुपए को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर हमें 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 10 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट, तो 20 रुपए में हमें टैक्स देना होगा। करेक्ट। अगर हम 30 रुपए में देते तो ये मतलब पॉकेट से जा रहा है, मतलब वो गलत है। पॉकेट से जा रहा है। यस, पहले था नहीं ना, ये 2018 में आया है ना, और इसके हाँ एलटीसीजी। यस। और आदित्य जी, ये जो आपने डॉलर इंडेक्स का ग्राफ दिखाया था, मतलब पहले कुछ स्लाइड्स में, ठीक है, इसमें आपने दिखाया था कि वो 104 रुपए से गिर के 93 ऐसे ही कुछ आया था क्या? करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें मतलब लाइक मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ कि 104 से जो 93 तक आया, मतलब इसमें क्या डॉलर का मतलब गोल्ड के साथ और इक्विटीज के साथ मतलब इनवर्स रिलेशन है क्या? इसका 6 करेंसीज के साथ, डॉलर इंडेक्स 6 करेंसीज से बनता है एक्चुअली। उसमें येन आता है, जापान की करेंसी आती है ऐसा, और डॉलर इंडेक्स का और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन है एग्जैक्ट। जितना डॉलर इंडेक्स गिरेगा उतना गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे। अभी वो उतना कोरिलेशन रहा नहीं है ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी,
लेकिन नहीं तो Okay. पास्ट में आप एग्जैक्ट इसका रेप्लिका देखोगे गोल्ड प्राइसेस, ये डॉलर इंडेक्स का। यस ओके, मतलब डॉलर और गोल्ड का मतलब ये इनवर्स रिलेशन जनरली रहा है। यस, डॉलर ठीक है। इंडेक्स का और गोल्ड का इनवर्स हाँ, रिलेशन। सॉरी, डॉलर इंडेक्स का और गोल्ड का। ठीक यस है, लेकिन डॉलर इंडेक्स का और इक्विटी मार्केट का कोई रिलेशन है क्या? मतलब जनरल पहले होता था, लेकिन अभी लोग अभी फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं ना मार्केट, तो उसको पहले ही डिस्काउंट किया जाता है, मार्केट पहले ही करता है। सो ऐसे इतना ज्यादा कोरिलेशन रहा नहीं है। सो मैंने जो ये सिग्नल नंबर 1 भी दिया है, टेपर टैंट्रम, उसका हाँ, मुझे नहीं लगता है पहले जितना इम्पैक्ट होता था। जैसे आप देखोगे सेकेंड टेपरिंग में -27 -31 उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन टैपर थोड़ा में तो ये होता है ना, मतलब आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, तब एक, हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा रुपए, मतलब हमें नहीं, बिजनेसेस को ज्यादा रुपए में कॉस्ट मिल रहा, मतलब कैपिटल मिल रहा होता है, तो उसके वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कमती है, इसीलिए मार्केट उसको पहले ही भाप के मार्केट गिरना शुरू होता है। यस ये करेक्ट ये मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। डॉलर इंडेक्स उसमें ये होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग डॉलर स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाता है जब भी टेपरिंग होता है तो। टेपरिंग होता है। यस लेकिन इसमें आपने ये टेपर टेंडर में जो 2008 का ये दिया है, हाँ इसमें आप देखिए 2007 से लेके 9 के बिगिनिंग तक या 8 के लास्ट तक मार्केट गिरा था, तभी उन लोगों ने बहुत पैसे छापे थे, मतलब आई मीन टू करेक्ट से, मतलब एक ही बार करेक्ट राइज है, ठीक करेक्ट है नहीं, उसके बाद मतलब इंटरेस्ट रेट्स उन लोगों ने बढ़ाए हैं या शायद मनी विड्रॉ किया है, करेक्ट तब मार्केट राइज करा है। मतलब शायद वो इसलिए राइज किया होगा क्योंकि इतना ज्यादा गिर चुका था कि मतलब लाइक और गिरने का चांसेस नहीं था, या मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब आई डोंट नो, मतलब 60% से ज्यादा गिरा था ना मार्केट उस यस समय, तो क्रैश आया। हाँ यस यस हाँ, यस। हाँ, हाँ। नहीं, ये इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, बाकी भी है सब। सो इसके लिए सिर्फ मुझे एक ट्रेंड दिखाना था, दैट्स क्या हुआ ये ओके, चार्ट है, बाकी ऐसा बाकी टीम में आपने सही कहा है, 11, 15 और 19, हाँ मतलब जो 21 में 21 का तो पता नहीं, यस लेकिन हाँ 11 और 15 में सही है। ठीक है नहीं, वो मतलब लाइक जब जब टेपर टेंट्रम हुआ है, गिरा है मार्केट्स। ठीक है यस, नहीं। ये टाइम उतना गिरेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है टेपर टैंट्रम की ओके, वजह से, लेकिन एक वन तो ऑफ द इसका सिग्नल है ये। मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है कि नहीं गिरेगा, मतलब लाइक और कुछ कारण हो सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना, प्रॉफिटेबिलिटी वो सुप्रीम है। प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, अगर है, लिक्विडिटी आ जाएगी किधर ना किधर से। तो जैसे इंडियन आपने बोला था प्रॉफिटेबिलिटी 20 हाँ 60 टाइम्स आपने दिखाया था, 60%, सॉरी, हाँ यस वो Q1Q और ईयर ऑन ईयर में जो बढ़ा था, यस क्योंकि शायद कॉस्ट कम हो गया था। यस ठीक है नहीं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी अगर उस तरीके से बढ़ता रहेगा तब तो मार्केट नहीं गिरेगा, यस। लेकिन उस तरीके से कितना दिन तक बढ़ेगा, दैट्स आल्सो थिंग। हाँ ठीक है नहीं। वो ट्रैक करते रहना पड़ेगा अपने को, ऐसे एवरी क्वार्टरली हाँ, हाँ, रिजल्ट्स। हाँ। अभी देखिए ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्टॉक्स गिर रहे हैं। उसका हाँ, रीजन है कि और ये मतलब अचानक से गिरा है, मतलब अगर देखोगे लास्ट 3-4 दिनों में, मीन्स लाइक बहुत भयंकर फॉल्स आया, और मतलब सेलिंग भी छोटा मोटा नहीं हुआ है, जैसे बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, जैसे दीपक नाइट्राइट हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, उसमें 40% तक का सेल हुआ है, मतलब 30%, 40%, 20%, मतलब 3 दिन में इतना सेलिंग जनरली नहीं होता है, करेक्ट करेक्ट मतलब करेक्ट इट्स काइंड ऑफ वेरी इरेशनल मार्केट। करेक्ट ठीक करेक्ट है नहीं। यस 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 ओके, यस और एक आपने स्लाइड दिया था डॉलर एंड इमर्जिंग मार्केट्स का, आप वो हाँ। मुझे समझा सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा ज्यादा मतलब क्लियर नहीं हुआ था मुझे वो, सेम मतलब डॉलर जैसे हमने बात डॉलर की वैल्यू जितनी डेप्रिशिएट होगी, इमर्जिंग मार्केट में हम्म, पैसा आएगा, क्योंकि यूएस में जो बैठा हुआ है ना, उसके लिए इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालना बहुत अच्छा होता है। जब भी डॉलर इंडेक्स गिरता है तो उनको फायदा होता है। जैसे कि अब अगर इंडियन मार्केट 10% से ऊपर गए और डॉलर, मतलब जब भी डॉलर डेप्रिशिएट होगा ना, तो इंडियन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाहर से हाँ, ऐसे। क्योंकि तो उसके बदले इसलिए सपोज अगर रुपी ले ले तो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, तो मतलब करेक्ट उतना ही डॉलर में उसको ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो इसीलिए वो करेक्ट मार्केट्स दौड़ता है। यस ये है ना शायद। यस हाँ, यस यस ओके, यस यस करेक्ट ओके, ओके। इसमें एक चीज और लास्ट था, मतलब आपने ये दिखाया था, मतलब ये जो ड्रॉ डाउन्स के आपने बताए थे, आपने एक हाँ बार्स दिए थे बहुत सारे, ठीक है हाँ नहीं, तो इसमें आप देखिए मेजर क्रैशेस जो आए थे 1992 में आए थे, फिर 2008 में आए थे, 2002 के बबल में भी आए थे, ठीक है नहीं,
वो सब सारे मेजर ड्रॉडाउन्स थे ना, उसके बाद तो मार्केट जनरली राइज हुआ है, तो वो जो ड्रॉडाउन्स है वो मतलब लाइक उसके लोएस्ट से उसके हाईएस्ट है, या मतलब लाइक वो हाईएस्ट से फिर लोएस्ट है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैलेंडर ईयर में सेंसेक्स का पीक एंड बॉटम इसमें इतना फर्क है 60% का 2008 में। और यहाँ पे आपको आपने करेक्ट ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ड्रॉडाउन्स कम हुए, उसका रीजन है मनी प्रिंटिंग हुआ है, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग हुआ है ये अब पोस्ट 2008। तो 2008 के बाद ड्रॉडाउन सडनली कम हुए, इसका रीजन है मनी प्रिंटिंग हुआ। लेकिन इससे ज्यादा अभी मनी प्रिंटिंग कैसे होगा पता नहीं, कैसे अनफोल्ड होगी चीजें। तो मुझे लगता है तो ऐसा ही होने वाला है आने वाले 10 साल, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। जितना वोलाटिलिटी उतना ज्यादा आप अच्छी तरीके से असेट एलोकेशन करोगे तो रिटर्न्स एनहांस होगा। सो ऐसा ही होगा अकॉर्डिंग टू मी आने वाले 10 साल। ऐसा तो नहीं रहेगा ये कि कुछ ड्रॉडाउन्स आ रहे ही नहीं है ज्यादा टाइम तक। हाँ ओके। और आपने एक डाइवर्जेंस का बताया था, जो मतलब गोल्ड माइनिंग शेयर्स और टेक्नोलॉजी शेयर्स के मतलब लाइक इनवर्स रिलेशनशिप था। ये मतलब लाइक कुछ खासा समझ नहीं आया, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ गोल्ड का मतलब क्या रिलेशन है? मतलब आई मीन टू से मतलब सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उससे, या कुछ और? मतलब नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, ये कोरिलेशन क्या है मुझे भी नहीं पता। ये एक डीएसपी म्यूचुअल फंड के प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड थी। तो ये एक मेजर इंडिकेटर होता है बुल मार्केट के एंड का। सो यहाँ पे एक देखिए .com क्रैश के टाइम पे ये, हाँ ये था। उसके बाद ये जो चाइना क्राइसिस के टाइम पे ऐसे ही था। फिर 2017-18 में जो स्मॉल कैप में करेक्शन आया था वो टाइम पे ऐसे ही था। करंटली ये बहुत बॉटम में है, लेकिन ये कितना रिलेवेंट रहेगा? हाँ ये बॉटम्स जो सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि गोल्ड का वैल्यू काफी कम है कंपेयर टू जितना एप्रिसिएशन आपका टेक्नोलॉजी शेयर्स में हुआ है। करेक्ट ना? करेक्ट यही होगा शायद। ओके, तो वो बहुत ज्यादा जब डिक्रीज हो जाता है तब मार्केट फिर करेक्ट करता है, और गोल्ड का प्राइस में एप्रिसिएशन होता है और मार्केट्स में डेप्रिसिएशन होता है। करेक्ट है ना? करेक्ट ओके ओके। एंड आदित्य जी, लास्ट एक चीज चाइना के बारे में, कि चाइना को मतलब जनरली यूरोपियन जो कंट्रीज है वो निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स में मतलब आपको पैसे देते हैं, मतलब चाइना को पैसे देते हैं, जैसे 100 रुपए दो तो 98 देने से होगा 10 साल बाद। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, जो चाइना जनरली दूसरे कंट्रीज को मतलब लोन ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिस छोटे छोटे कंट्रीज को, श्रीलंका हो गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है, जिनको लोन देके वो मतलब लाइक पहले बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवा के सारा पैसा देके फिर बाद में वो रिपे नहीं कर पाते, तो एक तरह से उनका प्रॉपर्टी हो जाता है। तो जिनके पास इतना पैसे का फ्लो है वो मतलब $4 बिलियन या $10 बिलियन के लिए मतलब लोन आपको लगता है उठाएगा मतलब मार्केट से? नहीं, ये फैक्ट है ना, ये ऐसा ही है। अभी यूरोप में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, तो उनको एवेन्यूज चाहिए ना कहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। सो चाइना में ग्रोथ है तो इसके लिए उन्होंने पैसा ये किया, लेंड किया है। चाइना की इकोनॉमी में उन्होंने स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी देखा और वहां से अपॉर्चुनिटी का मतलब फायदा उठा के उन्होंने मतलब लाइक और बनाया अपने आप को। ओके, तो ये जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, अगर इंडिया भी उठाते हैं उनको नेगेटिव मिलेगा, या इंडिया को लाइक मतलब डेफिनेटली उसका सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा उसके बाद ही उनको दिया जाएगा? इंडिया का रेटिंग के हिसाब से होगा, लेकिन बहुत सारे बड़ी कंपनियां उठाती है ना यूरोप से लोन। जैसे मैंने लास्ट जो सुना था, उसके लॉज है अलग कुछ तो अपनी अनिल अंबानी के ऊपर लोन था ना, जापानीज बैंक से लिया था 0.0 समथिंग इंटरेस्ट रेट पे, परपेचुअल लोन उन्होंने लिया था। सो ऐसे बहुत सारे ले, टाटा ग्रुप भी लेता है, रिलायंस भी लेती है ऐसे। तो इंडियन कंपनीज को भी मिलता है, उसको कुछ टर्म है अलग बाहर से पैसा लेने के लिए। तो इंडियन कंपनीज को भी मिलता है, अच्छे कंपनीज को मतलब इंडिया कंपनीज को भी मिलता है ना? मिलता है, यस। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो आपने यूएस के बारे में बताया, उसका मतलब उसका तो इक्विटी मार्केट के साथ कुछ रिलेशन होता है, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है क्या? इनवर्स रिलेशन, यस। ओके, तो ये मतलब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जैसे ऊपर जाएंगे, बॉन्ड यील्ड्स किससे इन्फ्लुएंस होता है? वो इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होता है? करेक्ट, यस। ओके, यस, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी फेडरल रिजर्व, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मतलब बढ़ाएगी नहीं, बढ़ाने से पहले ही ये ऊपर चलना चालू होंगे। जैसे 1.69% हुए हैं लास्ट मंथ में, 1.40 वगैरह थे वहां से। तो ये जितना शार्पर अपवर्ड जर्नी होगा,
अभी जो यूएस हाँ, में बैठा है, अगर 2% उसको यूएस में मिल रहा है तो वो इंडिया में पैसा नहीं डालेगा, तो इंडिया ओके। से पैसा प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे पार्क कर देगा 10 ईयर बॉन्ड में यूएस के। तो इसलिए यूएस इंडियन मार्केट से पैसा निकलेगा, और जितना शार्पर मूव अपवर्ड होगा 10 ईयर बॉन्ड का, उतना शार्पर इंडिया से पैसा निकलेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन करता है, ये जो 2% आप बताते हैं, 2% बहुत हाई हो जाता है। 2% मतलब ये एक्चुअल रिटर्न है, या मतलब लाइक इसको हमें रिटर्न की तरह नहीं देखना चाहिए? क्योंकि नहीं, 2% यूएस इज में वेरी लो रिटर्न्स रिटर्न। ये आपके लिए लगता है ना, मतलब इंडिया में लगता है ना ये 2% लेस है। यूएस के लिए हाँ, हाँ। 2% बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के मार्केट ही 5% रिटर्न, 4-5% रिटर्न देते हैं। इंडिया में ओके। मार्केट 11-12-13% रिटर्न देते हैं ना। सो उनके लिए हाँ, हाँ। 2% बहुत हाई रेट है, एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का। ओके, कंपैरेटिव स्टडी में। यस, ओके, ओके, यस, ओके। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू यस, फॉर थैंक यू, थैंक एंटरटेनिंग यू, ऑल द थैंक यू, क्वेश्चंस यस, एंड यस, थैंक या थैंक यू, या थैंक। आदिनाथ जी ने पूछा, मार्केट इज ऑन पीक नाउ, सो at this time whether one should start investing in mutual fund. Any time is good time to invest in Indian markets according to me. आपको सीखनी चाहिए, उसकी मेथड सीखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में रैंडमली पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट करोगे तो एनी टाइम इज बैड टाइम फॉर यू। सो पॉइंट है कि उसकी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं आएगा, नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होने वाला है। जो पास्ट में हुआ है वो रिपीट नहीं होने वाला है म्यूचुअल फंड्स में। सो टेक्निक, स्ट्रेटजीज आपको अच्छे से सीखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है आदिना जी। और कुछ क्वेश्चंस है क्या? यूलिप बेटर है या म्यूचुअल फंड्स? यूलिप मतलब अभी कैसे मैं आपको बताऊं, यूलिप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अंडरस्टूड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर एक अलग सेक्शन है मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल के एक वर्कशॉप में, रिटायर हैप्पी रिच बाय अपने हैप्पी रिच एक्शन प्लान के वर्कशॉप में। तो यूलिप म्यूचुअल फंड, यूलिप बेटर है अगर 15 साल से ज्यादा का होराइजन है तो। और ये मैं आपको क्रूड बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बेटर है अगर आपका 15 साल से कम का होराइजन है तो। पॉइंट सिंपल है, 15-20 साल तक पेशेंस किसी का टिकता नहीं है। सो इसके लिए आप मान के चलिए म्यूचुअल फंड बेटर प्रोडक्ट है। यस, थैंक यू तनुज जी, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। अगर क्वेश्चंस खत्म हुए तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। जिन्होंने फीस पे किया है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद मेरे तरफ से आपको लिंक आ जाएंगे फेसबुक के, और ध्यान रखना वो नंबर को सेव कर लेना आपके फोन नंबर में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो पेशेंटली सुना मुझे, और आई होप आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एटलीस्ट एक स्टेप भी फर्दर आपने आगे चले होंगे ड्यू टू ये वेबिनार, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड होगा, ऐसे अनाउंस करके मैं आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का आप पार्ट बने हो उसका बने रहिए, क्योंकि ऐसे सेशन चालू रहेंगे। वो जो इनवाइट्स में भेजता हूँ वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में घुमाइए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे वेबिनार्स का फायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेंद्र जी, तनुज जी, आरजी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।